और हिंदी में तबाही मचाना है ना, तो अब तुम तैयार हो जाओ। तुम्हारे एग्जाम का एक एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखने वाला हूं, और अगर तुमने इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लिया तो गारंटी के साथ कहता हूं, दावा ठोक के कहता हूं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और अपने एग्जाम में फतह हासिल करके आओगे। और सच कह रहा हूं, इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये बात मैं जाते जाते कह रहा हूं, डंके के चोट में कह रहा हूं, दावा ठोक के कह रहा हूं, और गारंटी के साथ कह रहा हूं। हाँ, तो मेरे एमपी बोर्ड के वॉरियर्स, जैसे कि पता है कि 10 सितंबर कक्षा 10वीं की हिंदी का पेपर है, और आज हम आपके सामने 50 वे सभी क्वेश्चंस देने वाले हैं जो 100% तुम्हारे जिला में देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले देखेंगे कि क्वार्टरली एग्जाम का सिलेबस क्या है, और सिलेबस देखने के बाद क्रमशः हम वे सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम में आ रहा है। तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, फिर चाहे तुम्हारा व्याकरण खंड क्यों ना ही हो, या फिर तुम्हारा निबंध लेखन, पत्र लेखन, कुछ भी क्यों ना हो, सब कुछ आज हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सिलेबस कवर करते हैं। पत्र लेखन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। पत्र लेखन क्या रहेगा सर? दो प्रकार का रहेगा, एक रहेगा अनौपचारिक, दूसरा रहेगा औपचारिक। औपचारिक क्या होता है? औपचारिक पत्र वे पत्र कहलाते हैं जब हम किसी कार्यालय को लिखते हैं, जब हम किसी संस्था को लिखते हैं, उसे कहते हैं औपचारिक पत्र। जैसे हमने छुट्टी के लिए लिखा अपने प्रिंसिपल को पत्र, वो औपचारिक के अंतर्गत आएगा। अनौपचारिक क्या होता है? अनौपचारिक का मतलब ये होता है जब हम किसी अपने रिश्तेदार को, सगे संबंधी को लिखते हैं, उसे कहते हैं अनौपचारिक पत्र। जैसे भैया की शादी है, अपने दोस्त को हम बुला रहे हैं कि हाँ भाई, मेरे भाई की शादी है, चले आना तू, है ना, वो कहलाएगा अनौपचारिक पत्र। ठीक है, ऐसे इसके बाद अपठित गद्यांश और पद्यांश भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये सब बता दूंगा, परेशान मत होना, बस आराम से पहले समझ लो सिलेबस को। अब हम बात करेंगे क्षितिज भाग 2 काव्यखंड की। काव्यखंड में सबसे पहले हमें भाई पद्य साहित्य के इतिहास को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसी में हम पढ़ेंगे रीति काल क्या है, आधुनिक काल क्या है। आधुनिक काल के अंदर 3 आते हैं, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविताएं। इन सब को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। 100% इस टॉपिक से 2 नंबर का एक प्रश्न देखने को मिलता है ना। तो हम 2 नंबर के हिसाब से ही देखेंगे, क्योंकि एमपी बोर्ड ने अपना ब्लूप्रिंट भी जारी कर दिया है और सिलेबस भी जारी कर दिया है, तो हम उसी के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि क्षितिज भाग 2 काव्यखंड। इससे हमें पढ़ना है पदवाला, जिसको लिखने वाले शूरदास जी हैं। अब हम आएंगे जब गद्य खंड में, तो गद्य की प्रमुख विधाएं देखेंगे। हम देखेंगे नाटक क्या है, एकांकी, उपन्यास, संस्मरण, ये जितने भी चीज हैं आईएमपी कवर करेंगे। बाकी हम आपको बता दिए कि हम इन सब चीजों को कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट कहता है गद्य खंड। इसमें देखेंगे भाई साहब नेताजी का चश्मा, जिसको लिखने वाले स्वयं प्रकाश हैं। ठीक है, यहां से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे ये देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आएगा कृतिका भाग 2, जिसमें माता का आंचल पढ़ेंगे, वो भोलाराम वाला, है ना। इसे लिखने वाले शिव पूजन सहाय है, तो इससे क्वेश्चन देखेंगे। अब हम आ गए भाई व्याकरण सेक्शन में। व्याकरण सेक्शन में सबसे पहले हम काव्य को देखेंगे। यहां से 100% क्वेश्चन आ रहा है, फिर चाहे प्रबंध काव्य हो या तुम्हारा मुक्तक काव्य। नेक्स्ट हम रस को देखेंगे। रस के कितने प्रकार होते हैं, कितने अंग होते हैं, रस का उदाहरण कौन कौन सा हो सकता है, ये सब चीज कवर करेंगे। इसके बाद संधि और समास को कवर करेंगे, भेद और इसके एग्जाम्पल देखेंगे, है ना। जैसे दे देगा कि विद्याधन आलय, ये कौन सी संधि है, तो चलो बताओ भाई कमेंट में, विद्याधन आलय कौन संधि है ना। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते हैं और ऐसे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। इसके बाद देखेंगे लोकोक्तियां क्या है, मुहावरे क्या है, छंद। छंद में 2 होते हैं, जो हमारे सिलेबस में इस बार पूछ रहा है वो दोहा और चौपाई है, इसको कवर करेंगे। लेखक परिचय और कवि परिचय भाई साहब, जो मैं बताऊंगा 100% तुम्हारे एग्जाम में आएगा, 100% कहता हूं, है ना। तो ये कवर करेंगे। इसके बाद अनुच्छेद लेखन, विज्ञापन लेखन, ये सब चीज कवर करने वाले हैं। निबंध कौन सा आएगा ये भी देखेंगे। अच्छा, 2 चीज और हमें पढ़ना है। क्षितिज भाग 2 काव्यखंड से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद वाला पाठ, जिसको तुलसीदास जी ने लिखा है, और गद्य खंड से एक देखेंगे बाल गोविंद भगत वाला पाठ, जिसे लिखे हैं राम वृक्ष बेनी पुरी। तो ये रहा हमारा सिलेबस। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम शुरू करते हैं उन सभी क्वेश्चंस को देखना जो 100% हमारे एग्जाम में आ रहा है। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले पद्य साहित्य के इतिहास से। तुम चाहते हो तो इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर पाओगे। पीडीएफ कहां मिलेगा सर? टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, वहां पर सीधे पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वहां से देख सकते हो। बाकी हम क्वेश्चंस को यहाँ पर तुम्हें दिखा देते हैं ना। तो ये पीडीएफ सीडीएफ स्क्रीनशॉट लेने वाला, कॉपी में लिखने वाला, ये सब चकल्लस नहीं रहेगा। तो टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलो, सबसे पहला प्रश्न हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा, हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में बांटा गया भाई साहब?
तो हिंदी पद्य साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है और ये चारों काल का टॉपिक में दिया गया था। देखो, रीतिकाल, आधुनिक काल और तुम्हारा इसी के अंतर्गत प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविताएं। तो इन सभी कालों से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, मतलब 100% मार्किंग होगी आपके पेपर में। दूसरा प्रश्न बनेगा कि रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है ना? तो इसका सिंपल सा रीजन ये है कि रीतिकाल में ज्यादातर रचना ना श्रृंगार प्रधान रचना हुई थी, इसलिए रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है ना? तो चाहे तुम इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुन लो। तीसरा नंबर कहता है कि रीतिकाल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले तो रीतिकाल में जितनी भी रचनाएं होती थी श्रृंगार परक रचना होती थी, है ना? श्रृंगार, अब श्रृंगार भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है संयोग, दूसरा होता है वियोग। जब हम आगे रस से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे कवर करेंगे, है ना? तो रीतिकाल में ना ज्यादातर रचनाएं नायक नायिका के प्रेम का वर्णन हो रहा है कि इससे इसको प्यार हो रहा है, फिर वो जिस तुम आजकल प्रादेशिक भाषा में क्या कहते हो, ब्रेकअप और पैचअप, है ना जैन जी? तो ये सब देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, नई कविता की 2 विशेषताएं। नई कविता क्या है? तो नई कविता में सबसे पहले नए नए विचारों को आगमन हुआ है। लोग अब जब नए कविता लिखते हैं तो इंग्लिश शब्दों का भी उपयोग करते हैं, तो ये सब तुम्हें विशेषताएं लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट, प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं और आधुनिक काल को कितने युगों में बांटा गया है, आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये मैंने तुम्हें सिलेबस में दिखाया, देखो आधुनिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविताएं, है ना? तो ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अब हम देखेंगे काव्यखंड के क्वेश्चंस को। अब बोलोगे सर इतना सा क्वेश्चन पद्य साहित्य से? अरे हाँ भैया, इतना तू कर ले, बहुत है ना? इससे बाहर नहीं जाने वाला भाई साहब, परेशान मत हो तुम। बस अगर तुमने वीडियो देखना शुरू कर दिया है तो कंसिस्टेंसी के साथ कंप्लीट देखो, तुम्हें सारे क्वेश्चन दे दूंगा तुम्हारे एग्जाम के पहले और तुम खुद आश्चर्य हो जाओगे जब पेपर उठा के देखोगे। तो आगे देखते हैं, 7वां प्रश्न क्या रहेगा? तो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? आखिरकार गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान क्यों कहा है? तो उसने एक व्यंग के रूप में भाग्यवान कहा है। वो कहती हैं गोपियां कि यार उद्धव तुम तो बड़े ना समझ व्यक्ति हो, भगवान के पास रहकर भी उनकी लीला को नहीं समझ पा रहे हो। तो ये सारी चीजें तुम्हें लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट 8वां नंबर कहता है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है? 2022 और 24 में भी क्वेश्चन पूछा था, है ना? तो उद्धव के व्यवहार की तुलना किन से की गई है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। हमारा 9वां नंबर कहता है कि उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विराहगृह में घी का काम कैसे करता है? मतलब एक तो गोपियां कृष्ण के प्रेम में वैसे भी उदास बैठी हैं और उद्धव आते हैं और योग का संदेश देते हैं कि अरे गोपियों तुम भगवान कृष्ण को भूल जाओ, है ना? जब ऐसे संदेश देते हैं तो उनका जो गुस्सा रहता है ना और भड़क उठता है कि अरे बाप रे, एक तो भगवान कृष्ण हमें छोड़ के चले गए हैं और ये हमें बोल रहा है भूल जाओ। तो एक आग में घी डालने का काम करता है, तो गुस्से को और ज्यादा बढ़ा देता है। फिर गोपियां उन्हें उलहना देती हैं। तो ये कहानी है, जब हम चैप्टर करेंगे तो बहुत अच्छे समझेंगे, अभी तो क्वेश्चन है तो बस यहीं पे रोकते हैं। 10वां नंबर कहता है मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात कही जा रही है? मर्यादा ना लही मतलब तुम कौन सी मर्यादा भूल गए हो कृष्ण, है ना? तो कृष्ण को ये गोपियां चिल्ला के कह रही हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? ये क्वेश्चन का आंसर एक बच्चा इंस्टाग्राम के कमेंट में भी किया था कि सर गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो देखो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए कि राजा जो है वो प्रजा की रक्षा करे। तो गोपियां चाहती है कि वो तो यहाँ के राजा हैं, तो हम उनकी प्रजा जो उदास है आकर के उनको पूरा करें, है ना? तो ये था गोपियों के अनुसार राजा का धर्म। नेक्स्ट हमारा 12वां नंबर कहता है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है ना? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर का कवर करेंगे। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर कौन सा तर्क दिया था, है ना? जब राम भगवान ने धनुष तोड़ा तो परशुराम बहुत क्रोधित होकर आते हैं, अरे किसने धनुष तोड़ा रे, बाहर निकलो साले। तो लक्ष्मण कहते हैं भाई थोड़ी सब्र कर ले, है ना? और जिस धनुष की तुम बात कर रहे हो ना किसने तोड़ा है, मड़ियल सा सड़ियल सा धनुष था, मेरे भैया ने छुआ और धनुष टूट गया और तुम बता रहे हो कि बाहर निकलो ये वो, है ना? तो वो कहते हैं अरे भैया शिव का धनुष था। अरे बोले शिव का हो चाहे किसी का हो, टूटा धनुष रखे थे, हमको बता रहे हो शिव का था, है ना? तो ऐसे करके वो बहुत क्रोधित होकर के और तर्क वितर्क किए थे, है ना? 14 नंबर कहता है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है? तो सबसे पहले जब परशुराम क्रोधित बहुत हो रहे थे तो उन्होंने बताया देख यार अगर तू सच में वीर योद्धा होता ना तो इतना चिल्लाता नहीं, जो बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है तो पहले तो धीरे बोल ले, है ना? तो सबसे पहले उन्होंने उलहने दे करके व्यंग में मसक दिया भाई परशुराम को, है ना? तो ये सब चीजें थी।
नेक्स्ट हमारा 15 नंबर देखने को मिलेगा कि अलंकार पहचानना है भाई साहब, है ना। अलंकार वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, जैसे बालुक बोली बांधो नहीं तो ही, है ना। तो इसमें कौन सा अलंकार है, पहचानो भाई, है ना। वैसे तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि जब किसी शब्द की पुनरावृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और देखो यहाँ पर बा, वा और बा 3 बार आया है, इस प्रकार से पहचानो अनुप्रास अलंकार है। बाकी मैं सिखाऊंगा आगे, बाकी ये क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। कवि परिचय में क्या आएगा, तो सबसे पहले सूरदास जी को अच्छे से कर लेना, सूरदास जी को, ठीक है। इनकी 2 रचनाएं और भाव पक्ष, बस इतना अच्छे से कर लेना, 2 रचना भाव पक्ष। नेक्स्ट आपको देखना है तुलसीदास के, इनकी काव्यगत विशेषताएं देखनी है, 2 रचना और भाव पक्ष इसमें भी कवर करना है। तो तुलसी और सूर्य दोनों को अच्छे से कर लेना। दोनों में से कोई एक तुम्हारे एग्जाम में आएगा, या फिर सुनो, दोनों दिया रहेगा और बीच में लिखा रहेगा अथवा, है ना, अथवा, तो एक तुम्हें करना होगा। तो भाई तैयार हो जाओ, अब तो तुम्हारे सामने वो क्वेश्चन आ गया जो तुम्हारे एग्जाम में आ रहा है, ठीक। तो इस प्रकार से आपको ये चीज तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो कवर कर लिए ना हमने। चलिए अब हम देखेंगे काव्य बोध से कौन कौन से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। अच्छे स्टूडेंट देखो, अगर तुम यहां तक बढ़ ही गए हो ना, अब तुम्हारे मन में प्रश्न जरूर होगा कि सर इनका आंसर्स कहाँ मिलेंगे, सर हम कहाँ ढूंढेंगे। तो देखो इसके लिए बहुत अच्छा मैंने सोल्यूशन बना के रखा है। ये है एक कलरफुल बुक जिसमें आंसर मिलता है कलरफुल। देखो जैसे यहाँ पर काव्य का आंसर दिया गया है, देखो इस प्रकार से कलरफुल अरेंज किया गया है, ये देख सकते हो तुम। क्षितिज भाग 2 काव्य खंड पद वाले, ये देखो सूरदास जी का भी दिया गया है यहाँ पर, तुम देख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से तुम्हें आंसर मिल जाएगा। देखो अति महत्वपूर्ण में ये भी दिया उद्धव वाला, ठीक है। तो इसका संदर्भ प्रसंग अर्थ कैसे लिखना है बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है। और नीचे यहाँ पर ना तुम्हें कुछ ना कुछ ट्रिक भी बताया गया है कि क्वेश्चंस को कैसे याद करना है। ये देखो गद्य की विधाएं, तो इनका आंसर ही बकायदे बढ़िया कलरफुल तरीके से लिखा गया ताकि आपकी पढ़ाई और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सके। तो यहाँ पर तुम्हें हर एक चीज़ का आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही ना केवल हिंदी का बल्कि साइंस का भी ऐसे ही बनाया गया। देखो साइंस का बाकायदे जो डायग्राम है वो 3D है, ऐसे डायग्राम तुम्हें बुक में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हमने यहाँ पर 3D डायग्राम में एक एक चीज़ को अरेंज किया है, तो ये सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। अगर तुम इसके PDF को चाहिए या फिर कलरफुल बुक चाहिए तुम्हें, तो सिंपल से तुम्हें क्या करना है, कुछ स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है एंड सर्च करना है मिडिल एजुकेशन नाम का एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से रहेगा, देख सकते हो। जैसे तुम्हारा एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाए तो उसमें लॉगिन वॉगिन कर लेना, जो तुमसे इन्फॉर्मेशन पूछेगा, नंबर नाम वो सब फिल करना। एंड इसके बाद तुम्हें जाना है ई पेपर वाले ऑप्शन में, सॉरी ई बुक्स वाले ऑप्शन में, ठीक है। ई बुक या ई पेपर, ई बुक को इस नाम से रहेगा, सबसे नीचे रहेगा, देखो ये मैंने मार्क कर दिया है। तो ई बुक के ऑप्शन में जाना एंड यहाँ पर जब तुम ओपन करोगे ना, तो यहाँ पर तुम्हें अल्ट्रा HD PDF दिखेगा। तो सबसे पहले तुम PDF को देख लेना। जब हर एक सब्जेक्ट का तुम PDF देख लो, तुम्हें जिस भी सब्जेक्ट का पसंद आ रहा है, तो वहां पर कुछ अमाउंट दिखेगा। वैसे शायद अभी 39 रुपीज है, लेकिन ये कम या फिर अधिक होते रहता है। तो एक काम करो, अगर तुम्हें अभी बुक करना है तो अभी मैं तुम्हें एक डिस्काउंट देता हूं। जब तुम इसे बाय करना ना, तो कूपन का ऑप्शन आएगा, तो कूपन में तुम एक चीज जरूर लिख देना, एग्जाम, EXAM, पूरे कैपिटल लिखना, EXAM एग्जाम। ये कूपन कोड लगा देना, तुम्हें मैसिव डिस्काउंट मिल जाएगा और भी सस्ते दाम में तुम खरीद पाओगे। वैसे इसका रेट 99 रुपीज है, लेकिन तुम्हें 99 पे नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। 39 भी पे नहीं करना है बिल्कुल भी। ये कूपन कोड यूज करो, कूपन कोड जल्दी एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। इसका 22 तारीख लास्ट डेट है, तो प्रयास करना कि इसके पहले ही बुक कर लें ताकि इसका फायदा आप उठा पाओ। ओके, तो तुम्हें इतने रुपए भी पे नहीं करना पड़ेगा, 80% ऑफ मिल जाएगा भाई, सीधे 80% ऑफ। इतना बड़ा ऑफ, मतलब तुम्हें एक फुल्की से भी कम कीमत में तुम्हें यहाँ पर ये चीज का सोल्यूशन मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन का आंसर दिया है ना, तो परेशान उसके लिए नहीं होना है। आइए देखते हैं काव्यबोध से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि काव्य की परिभाषा लिखो, 2024 में ही पूछा था, उसके भेद बताओ, ठीक है। काव्य क्या होता है। नेक्स्ट देखने को मिलेगा महाकाव्य और खंड काव्य में क्या डिफरेंस है, भाई क्या होता है महाकाव्य, क्या होता है खंड काव्य। जो मैं अंतर दिया हूं बहुत ही आसान भाषा में दिया गया है। नेक्स्ट कहता है पाठ्य मुक्तक एवं गेय मुक्तक में कोई 3 अंतर लिखो, है ना। पाठ्य मुक्तक क्या है, गेय मुक्तक क्या है, तो इसमें 3 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे, इसलिए यहाँ पर 3 अंतर पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, 21वां प्रश्न क्या कहता है कि रस किसे कहते हैं। तुमने सुना होगा रसाक्तम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। तो यहां पर मैंने तुम्हें एक परिभाषा बताई, लेकिन जब तुम वो बुक देखोगे ना, तो बहुत सरल सरल 3 परिभाषा लिखी हैं। अब उसमें 3 में भी तुम्हें जो सरल लगता है ना, वो तुम पढ़ लेना। इसके बाद रस की परिभाषा लिखो और बताओ कि रस की निष्पत्ति कैसी होती है। हमें बताना है कि रस कैसे निष्पत्ति होती है, कैसे निकलती है रस हमारे शरीर के अंदर से, है ना। तो ये चीज हमें बताना है। नेक्स्ट हमारा 22वां नंबर कह रहा है कि संचारी भाव किसे कहते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है। तो तुम्हें पता है कि संचारी भाव की संख्या 33 होती है। बाकी किसे कहते हैं, तो देखो संचारी भाव क्या होता है, हमारे मन में तो विद्वान होता है,
लेकिन स्थित परिस्थिति में अगर हमारे अंदर से कोई भाव निकले उसे संचारी भाव कहते हैं। तो ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा 23वां नंबर कह रहा है कि अस्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अस्थायी भाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होती है। अस्थायी भाव की संख्या 10 होता है, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, 33 होती है भाई साहब, याद रखना है ना। जितने रस उतने अस्थायी भाव। वैसे वर्तमान में 11 रस हो चुके हैं, है ना, लेकिन आपके सिलेबस में 10 हैं। तो कलरफुल जो बुक है उसमें भी 10 ही कवर किया गया है। जब 11 अपडेट होगा तो हम 11 भक्ति रस को काउंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का प्रश्न कहता है कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। हास्य रस किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। वीर रस किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। अब तुम देख रहे हो एग्जाम्पल बस तुम्हें सबका याद करना है, परिभाषा नहीं करना। बोलोगे सर क्यों? परिभाषा के लिए मैंने एक ट्रिक बना के रखा है भाई, और वो ट्रिक तुम्हें कहीं और नहीं बल्कि कलरफुल सोल्यूशन वाले बुक में मिल जाएगा। तुम एक बार देखना जरूर, है ना। इस बुक को तुम पीडीएफ जब ओपन करना तो देखना, उसमें बकायदे तुमको ट्रिक मिल जाएगा रस का। केवल एक परिभाषा याद करो बस, बाकी रस का तुम्हें कोई भी डेफिनेशन याद नहीं करना है। इस चीज को ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कहां पे थे? हाँ, तो इनका बस उदाहरण बस तुम्हें याद करना है। उदाहरण भी बहुत सरल सरल वहां पर दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, शांत रस किसे कहते हैं, इसका भी एग्जाम्पल देना है। आगे दोहा से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो दोहा छंद किसे कहते हैं और चौपाई छंद किसे कहते हैं, इसका परिभाषा देना है उदाहरण सहित। 23 और 24 में क्वेश्चन पूछा गया था। और दोहा छंद का लक्षण बताना है ना। लक्षण मतलब कैसे पहचानोगी कौन सा दोहा है, और इसका एग्जाम्पल के थ्रू हमें एक्सप्लेन करना है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, अब गद्य खंड से कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन हो सकते हैं जो हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। सबसे पहले 30वां प्रश्न देखेंगे कि स्वयं प्रकाश की काव्यगत विशेषताएं निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। दो रचना और भाषा शैली। स्वयं प्रकाश, लेखक स्वयं प्रकाश, याद रखना, इनके बारे में पूछा है। एंड यहाँ पर 31वां नंबर कहता है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं, है ना। आखिरकार उन्हें कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या रीजन है? तो सिंपल सा, वो क्या करते थे, जो चौराहे पर मूर्ति बनी थी ना, उसमें डेली चश्मा चढ़ाते थे और नया नया चश्मा लगाते थे मूर्ति पर। मूर्ति सुभाष चंद्र बोस की थी, अगर तुमने कहानी पढ़ा हो और तुम्हें याद हो तो डेली उन पर चश्मा चढ़ाते थे, इसलिए लोग ना उन्हें कैप्टन कहने स्टार्ट कर दिए थे। तो ये बात थी। 2023 में बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था। बाकी कोई दिक्कत नहीं, अभी तो क्वार्टरली के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं तो 100% देखने को मिलेगा। 32वां नंबर कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देख करके लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी। तो लेखक के मन में यही कमी खटकी कि यार मूर्ति बनाने वाला या तो चश्मा जानबूझ के नहीं बनाया, या चश्मा बनाना भूल गया है ना। तो ये उनको बुरा लगा था कि यार ये तो हमेशा चश्मा पहनते हैं और मूर्ति में देखो चश्मा नहीं है। तो बच्चे कभी कभी सरकंडे का चश्मा बना के लगा देते थे। अब सरकंडा क्या है, तुमने वो देखा है, मक्का का पेड़, मक्का के पेड़ के बीच अगल बगल ना तुम्हें वो देखने को मिलता है, मतलब जब मक्का के पेड़ को तुम छीलो तो बीच में गुज्जा टाइप्स देखने को मिलता है, गूझा। और गूझे को जो मक्का का छिलका होता है ना उससे जोड़ करके वो बनाते हैं, उसे कहते हैं सरकंडे का चश्मा। मैं कभी दिखाऊंगा, अभी मक्का का सीजन चल रहा है ना, जब मक्का कटेगा ना तो मैं तुम्हारे सरकंडे चश्मा जरूर बना के दिखाऊंगा और बताऊंगा कि यही चश्मा है जो बच्चे सुभाष चंद्र बोस को पहनाया करते थे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि स्वयं प्रकाश की काव्यगत विशेषताएं बतानी है, दो रचना और भाषा शैली। ठीक है, तो ये रहा लेखक परिचय जो तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, क्या रीजन था भाई? तो भगत की पुत्र वधु, भगत जो था ना उनके बेटे का देहांत हो गया था और उनकी पुतौ बची थी। तो पुतौ को वो चाहते थे कि पुतौ चली जाए अपने मायके और दूसरी शादी कर ले, लेकिन वो बोली नहीं, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई हम आपके साथ रहेंगे, आपका सेवा करेंगे, आपका बेटा नहीं है तो आप ऑलरेडी उदास रहते हो, तो हम आपके साथ रहेंगे, हम कहीं नहीं जाने वाले, इसलिए अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। नेक्स्ट हमारा कहता है कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार से व्यक्त की थी। तो भगत खजड़ी बजा के और गाना गाया था भाई, है ना। घर में लाश डली हुई थी, बेटा सोया था, लेकिन वो बकायदे गाना गा रहे थे और खजड़ी बजा रहे थे। ठीक, तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है ओटी में देखने के लिए। तो भगत ने क्या बजाया था, तो याद रखना खजड़ी, खजड़ी एक वाद्य यंत्र है। 36वां नंबर कहता है कि गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते उल्लास में क्यों भर जाता है। आषाढ़ क्या होता है? आषाढ़ मतलब जब तुम्हारे यहाँ धान की खेती होती है तब आषाढ़ का महीना कहलाता है। तो आषाढ़ जब आता है ना तो सब रोपाई करते हैं, सब धान की खेती करते हैं, इसलिए पूरे गांव में खुशियां छा जाती है। मेरे खुद गांव में यार जब आषाढ़ आता है ना तो लोग बड़े खुश होते हैं, अरे आषाढ़ आ गया, बारिश होगी, धान की खेती करेंगे, बढ़िया फसल लगाएंगे, लोग बहुत खुश होते हैं। आगे बढ़ते हैं, गद्य की प्रमुख गौण विधाएं को कवर करते हैं। यहां से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। हमारा 37वां नंबर का प्रश्न कहता है गद्य की 4 विधाओं का नाम लिखो। 4 विधाएं कोई भी हो सकता है, 15-16 विधाएं हैं जो तुम्हारे कलरफुल बुक में दिया है, 15-16 विधाएं।
15-16 में से केवल तुम्हें 4 लिखना है, तो मैं तुम्हें बता देता हूं, नाटक, एकांकी, उपन्यास, संस्मरण, बस यही 4 लिख देना। हाँ भाई साहब, बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा, निबंध किसे कहते हैं? बाबू गुलाब राय ने क्या कहा था? देखो, नाम लिखा है व्यक्ति का, मतलब इन्हीं के अनुसार परिभाषा तुम्हें देना पड़ेगा। फिर कहता है 2 निबंधकार का नाम लिखो, तो एक सबसे बड़े निबंधकार आपके मुंशी प्रेमचंद्र जी, जिसे उपन्यासकार भी कहते हैं, है ना। एक चीज ध्यान रखना यार, जो व्यक्ति निबंध लिखा है वो उपन्यास जरूर लिखेगा। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, जो व्यक्ति निबंध लिखता है जरूरी नहीं कि उपन्यास लिखे, लेकिन जो व्यक्ति उपन्यास लिखता है तो 100% है कि निबंध लिखेगा। ये लाइन ध्यान रखना, ठीक है। मतलब मुंशी प्रेमचंद्र गौर उपन्यासकार हैं, मतलब सबसे पहले निबंध लिखे होंगे, निबंध से सीखे होंगे, फिर धीरे धीरे जाकर उपन्यास लिखे हैं। नेक्स्ट हमारा 39 नंबर कहता है कि नाटक और एकांकी में अंतर बताओ। तो नाटक क्या होता है? नाटक में पात्रों की संख्या बहुत होती है, एक अंकी मतलब एक अंक, मतलब पात्रों की संख्या एक होती है। नाटक जो होता है लंबा चलता है, एकांकी छोटा होता है, जल्दी खत्म हो जाता है। अरे भाई, एक व्यक्ति कब तक नाटक करेगा? जैसे मैं ही आके स्टेज में परफॉर्मेंस स्टार्ट करूं, मैं कितना नाच लूंगा यार, है ना, नहीं नाच पाऊंगा। लेकिन अगर तुम भी रहोगे मेरे साथ नाचने वाले, तो फिर हम गाना गाना बजा देंगे बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर कहता है कि कहानी और उपन्यास में अंतर बताओ। कहानी वही छोटा होता है और उपन्यास बड़ा होता है, कितने अंतर? 4 अंतर, मतलब ये क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का। नेक्स्ट कहता है कि रेखा चित्र किसे कहते हैं? एक रेखा चित्र लेखक का नाम बताओ। तो रेखा चित्र क्या होता है? कभी भी किसी चित्र को देख करके उसके बारे में लिखना, यही कहलाता है रेखा चित्र। और तुम्हारी इंग्लिश में आता भी है पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, बस 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 वो सब कराएंगे, टेंशन मत लो, है ना। दबा के सब्सक्राइब बस कर लो फटाफट। नेक्स्ट हमारा 42वां नंबर कहता है कि जीवनी और आत्मकथा में कोई 4 अंतर बताओ। जीवनी क्या होती है और आत्मकथा? आत्मकथा नाम से स्पष्ट है, आत्मकथा मतलब जब स्वयं के द्वारा अपनी कथा लिखी जाए उसे आत्मकथा कहते हैं। और जीवनी क्या होता है? जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखे तो उसे जीवनी कहते हैं, है ना। जैसे जब तुम जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में लिखो तो तुम एक जीवनी लिख रहे हो, लेकिन जब तुम अपने बारे में स्वयं लिखना चालू कर दो तो फिर वो आत्मकथा कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि रेखा चित्र और संस्मरण में 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं, कृतिका भाग 2 से कौन कौन से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि भोलानाथ अपने साथियों को देख करके सिसकना क्यों भूल गया। आखिरकार क्या था भाई कि अपने साथी को देखा और रोना भूल गया, है ना। तो अरे खिलौने में व्यस्त हो गया था इसलिए रोना भूल गया। हम भी जब छोटे बच्चे थे खेलने में व्यस्त हो जाते थे, रोना भूल जाते थे, कोई कितना भी आगे कूद के चला जाए। 45 नंबर कहता है कि भोलानाथ और उसके साथियों का खेल और खेलने की सामग्री आपकी खेलने की सामग्री से किस प्रकार अलग है। मतलब भोलानाथ किसमें खेलता था और आप किसमें खेलते हो, ये चीज बताना है। इसका आंसर वही दे पाएगा जिसने चैप्टर को इन डेप्थ तरीके से पढ़ा होगा। लेकिन अगर तुमने चैप्टर को अच्छे से नहीं कवर किया है तो ये सच में कह रहा हूं तुम्हारे क्वार्टरली एग्जाम के लिए वरदान साबित हो रहा है ये बुक। इस बुक से पढ़ लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और तुम्हें पता है कि जो प्राइस रहेगा ना 39 रुपीज, ये जो प्राइस यहाँ पर शो हो रहा है 39, कम या अधिक हो सकता है, तो ये प्राइस तुम्हें एक बार पे करना है। और जो कुछ भी अपडेट होगा, जो कुछ भी चैप्टर इसमें जोड़ा जाएगा वो टोटल फ्री मिलेगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें अर्धवार्षिक के लिए फिर से पैसा देना पड़े, वार्षिक के लिए फिर से, नहीं नहीं नहीं, एक बार 39 रुपीज, बस खत्म। लाइफ टाइम इंजॉय करो भाई, लाइफ टाइम, है ना। और पूरी पूरी बुक मिलेगी, पूरे चैप्टर। ना तो तुम्हें परीक्षा अध्ययन खरीदना है, ना तो बोध खरीदना, ना क्वेश्चन बैंक, कुछ नहीं पढ़ना है, बस इसको पढ़ लो, मजे मजे, खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां तक हमने कवर कर लिया था ना। नेक्स्ट हमारा 46 नंबर कहता है कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, उसके बारे में बताना है। 47 नंबर किसे कहते हैं? कुछ कहता है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए, है ना। कर्म वाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य, ये तीनों वाच्य के बारे में तुम्हें लिखना पड़ेगा। 48 नंबर कहता है कि मुहावरे और लोकोक्तियां में 2 अंतर बताना है। तो स्टूडेंट्स हमने यहां तक कवर कर लिया है। आप मुझे कमेंट करके पहले ये बताओ कि कौन कौन से बच्चा ऐसा है जो इंड तक टिका था। इंड तक जो टिका था ना वो इंड जरूर लिखें भाई, इंड लिखो, मुझे पता चलेगा कि यार सच में तुम कितने डेस्परेट हो, तुम कितने एक्साइटेड हो क्वेश्चंस को जानने और समझने के लिए, और तुम कितने अपने एग्जाम के टारगेट के करीब हो। इसलिए इंड जरूर लिखना, मुझे पता चलेगा कि आप किस लेवल के स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले फिर टाइम पास। नेक्स्ट हमारा 49 नंबर कहता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताओ। तो अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8 प्रकार के, कौन कौन से होते हैं ये चीज हमें देखना है। एंड 50वां नंबर कहता है कि शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखो, है ना। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये तीनों का नाम लिखना है। 2024 के बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन ये पूछा था,
और ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब हमारे कुछ कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, जैसे निबंध रह गया है, आवेदन पत्र रह गया है, ठीक है, तुम्हारा अपठित गद्यांश रह गया है, तो ये सब तुम्हें कलरफुल बुक में मिल जाएगा। बाकी हम अलग से भी वीडियो बना करके और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये रहा है आपका गाइड। हमने जैसे प्रॉमिस किया था 50 क्वेश्चंस, वाकई ये 50 क्वेश्चन तुम्हारे लिए वरदान साबित होने जा रहा है, और सच कह रहा हूं इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये बात मैं जाते जाते कह रहा हूं, डंके के चोट में कह रहा हूं, दावा ठोक के कह रहा हूं और गारंटी के साथ कह रहा हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं करता हूं वीडियो को एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।